Hello everyone, I am Dr. Manpreet, consultant physiotherapist and nutritionist from चंडीगढ़। आज हम लोग एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। सो फिजियोथेरेपी एक बहुत ही वाइड ब्रांच है और उसमें से एक इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं और ये कौन से डिजीज़ हैं और फिजियोथेरेपी का इन डिजीज़ में ट्रीट करने में क्या रोल है। अब फिजियोथेरेपी देखिए, अगर हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी की, तो इसमें ज़्यादातर फंक्शन से और मूवमेंट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उसको एक तरह से हम पार्ट कहते हैं कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। और ये ज़्यादातर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इससे कनेक्टेड है। और इसके साथ साथ थोड़ी सी जो मेन प्रॉब्लम आती है, कुछ डिजीज़ के नाम बताना चाहूँगी आपको। सबसे पहले स्ट्रोक, उसके साथ साथ एटेक्सिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसोनिज्म, उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और ब्रेन की कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो, एटेक्सिया हो, बैलेंस या मूवमेंट डिसऑर्डर्स और वेट एनालिसिस यानी गेट एनालिसिस जो है मूवमेंट करने में बैलेंस का और कोऑर्डिनेशन ना हो। सो ये सारे डिजीज़ेस हैं जिनको हम क्लब करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में। तो थोड़ा सा जैसे पार्किंसनिज्म है, ये भी एक तरह सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जिसमें ज़्यादातर अनइंटेंडेड और अनइंटरप्टेड मूवमेंट होती है पेशेंट की। ट्रेमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बॉडी एकदम रिजिड हो जाती है और स्लो मूवमेंट्स होती है, बेबी स्टेप्स होते हैं और एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है ब्रेन का। बट फिजियोथेरेपी का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स हैं, ब्रेन इंजरी के पेशेंट्स हैं, वहाँ पे जो न्यूरल पाथवेज़ हैं हमारे, यानी उसमें हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, पाथवेज़ होते हैं और वो एक तरह से सेंसरी और मोटर सेंसेशन जो हैं वो ट्रैक्स कैरी करते हैं, यानी ब्रेन से पेरिफ्रीज की तरफ और पेरिफ्रीज से ब्रेन की तरफ। जब उसमें सिग्नल प्रॉपर नहीं पहुंचते और उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, तब ये सारे डिजीज़ेस आने शुरू हो जाते हैं और ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं वो होंगे, फ्लैसिडिटी हो सकती है मसल की। मसल जैसे स्ट्रोक पेशेंट्स में हम देखते हैं टोटल फ्लैसिड होगा, मसल पावर बिल्कुल ज़ीरो होगी या स्पास्टिक पैटर्न हो सकता है। उसके साथ साथ मसल का ग्रेड कम हो सकता है और उनकी डेली एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हैं। और कई बार तो कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं जैसे बिल्कुल ही उनको कोऑर्डिनेशन यानी बैठने में बैलेंस नहीं बनता, चलने का बैलेंस नहीं होता और वॉकिंग जो है वो बहुत डिस्टर्ब होगी। उसके साथ साथ उनके और भी सिम्टम्स होते हैं, स्पास्टिंग पैटर्न जो हैं और डिजीज़ वाइज न्यूरोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो फिजियोथेरेपी में हम लोग प्रॉपर असेसमेंट करते हैं और फिजियोथेरेपी का इन डिजीज़ को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, ज़्यादातर स्टिमुलेशन से। तो स्टिमुलेशन से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो नॉर्मल न्यूरल पाथवेज़ हैं, वो ट्रैक्स हैं, वो दोबारा से डेवलप हो, ब्रेन की इम्पल्सेस नॉर्मल हों और उनकी प्रॉपर जो फंक्शनिंग है वो आनी शुरू हो जाए अलॉन्ग विद द मेडिसिन्स। उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन टेक्निक्स हैं, जिससे पूरी तरह डिपेंड करता है कि डिज़ीज़ किस लेवल पे है, किस स्टेज पे है और कितनी एडवांस उस पे है, तो उस लेवल पे ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ज़्यादातर जो लंबे समय तक लोग फिजियोथेरेपी करवाते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, तो कोशिश यही होती है कि पेशेंट को जल्द से जल्द उसको नॉर्मल लाइफस्टाइल पे, यानी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी नॉर्मल लेवल पे खुद से कर सके, इंडिपेंडेंटली कर सके। तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी वहाँ पे कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज़ वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।